नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबके सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस आ चुकी है। अगर आप सीटेट एग्जाम के लिए आप पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो इसमें इतने आपके 11 टॉपिक हैं। इन्हीं 11 टॉपिक को अगर हम सब टॉपिक में डिवाइड कर लें तो पूरी साइंस को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें क्या कर रही हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी के जितने भी इम्पोर्टेंट पिक या इमेज हो सकते हैं उन सारी चीज़ों का भी समावेश किया गया है। तो इसलिए आप सीटेट एग्ज़ाम के लिए, यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में साइंस से और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था भोजन, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम आपका सेकंड टॉपिक है जो द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके डिफरेंट टाइप के आपके सब टॉपिक भी होंगे जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेज को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं द्रव्य होता क्या है। अगर आप सरल शब्दों में समझें कि द्रव होता क्या है तो द्रव वह पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान हो। सबसे पहली बात क्या हो, वो स्थान घेरे, कोई ना कोई चीज़ तो स्पेस ले कि भाई इतना स्पेस मुझे चाहिए। दूसरा, उसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, तभी हम उससे क्या बोलेंगे, द्रव बोलेंगे। द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। भार क्या होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो आपका भार होता है। W=m×g। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, उसका भार कितना है, 60 kg है, ठीक है। उसका द्रव्यमान आपको निकालना है और उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण 10 है। तो आप उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इसी प्रकार जैसे पृथ्वी पर कोई वस्तु है जिसका वजन 60 kg है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 6 kg होगा। क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8, लेकिन उसको जब न्यूमेरिकल रूप में सॉल्व करते हैं तो लगभग 10 मान लेते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब आपका द्रव्य क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है। अब जब कणों से मिलकर बना है तो सदा इसमें क्या होती है, गति होती रहती है, किसी न किसी अवस्था में गति करता रहता है। तो द्रव्य होता क्या है, द्रव्य पदार्थ होता है जो स्थान घेरता है और इसके साथ साथ उसका अपना एक द्रव्यमान होता है तथा ये कणों से मिलकर बना होता है, उनके मध्य में गति होती रहती है। अब जब कणों से मिलकर बना है, हर कण के बीच में कुछ ना कुछ तो स्पेस होगा, उसके मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हो सकता है कहीं कहीं पे क्या हो, अंतरा आणविक स्थान आपका बहुत पास पास हो जाएगा, कहीं कहीं पे बहुत दूर दूर हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहेगा। ये जो बीच का बॉन्ड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। और द्रव के कण परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। 3 पॉइंट आप समझ चुके। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। अब द्रव्य क्या होता है, कणों से मिलकर बना होता है और कणों के मध्य एक जो स्थान होता है उस स्थान को अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, मुख्य रूप से द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन वैसे हम 3 पढ़ते हैं, लेकिन वैसे अगर अवस्थाओं पर डिस्कस करेंगे तो 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, द्रव की 3 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन द्रव की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसर। इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसके पदार्थ के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है। और ठोस का क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अब जैसे ये हो गया इसका आकार, तो आकार हमेशा यही रहेगा। और आयतन, जैसे इसका आयतन है कि भाई इसमें क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम की कोई वस्तु आती है तो ये इसका निश्चित रहेगा। 1 मीटर स्क्वायर है तो निश्चित रहेगा कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। द्रव क्या होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैस का ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सारी पॉइंट आपको पता होंगे लेकिन एक बार रिवाइज जरूर कर लिया।
ठोस का अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब सघन होता है। द्रव का आकर्षण बल कैसा होता है, ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इनका अंतरा आकर्षण बल अत्यंत कम होता है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब द्रव की अवस्थाओं में अंतर परिवर्तन होता है। कई बार हम देखते हैं ना, हमारी बर्फ क्या होती है, पानी बन जाती है, पानी बन के यही गैस के फॉर्म में चली जाती है। तो हो क्या रहा है, हो तो रहा है द्रव की अवस्थाओं में ही परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन हो कैसा रहा है, इसके बारे में जो परिवर्तन होता है वही होता है अवस्थाओं का अंतर परिवर्तन। जैसे ये आपकी क्या है, बर्फ है, ठीक है। इस बर्फ को हमने क्या कर दिया, हल्का सा ताप दिया, टेम्परेचर दिया, गर्म किया, तो ये क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट होके क्या बन जाती है, वाटर बन जाती है। अब इसी वाटर को हमने और ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो इसके बाद ये वाटर आपका क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में वॉश बन जाता है। जी अवस्थाओं को परिवर्तन, इसी अवस्थाओं को परिवर्तन अंतर परिवर्तन कहलाता है। तो अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं, उसके ताप या दाब में परिवर्तन, या तो टेम्परेचर में या फिर प्रेशर में जब हम परिवर्तन करते हैं तभी आपकी द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। देखते हैं कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। भाई एक सॉलिड है, सॉलिड के मत में देखिए जो आकर्षण बल है कितना प्रबल रूप से जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े, इसका थोड़ा थोड़ा दूर है, इसमें क्या है, अत्यंत दूर हुआ। तो सॉलिड, गैस और लिक्विड क्या आप समझ चुके हैं। अब जैसे गर्म पदार्थ, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल, जल आपका क्या होता है, ठोस में भी पाए जाते हैं बर्फ के रूप में, द्रव में पाया जाता है जल के रूप में भी, गैस में वॉश बन के पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। अगर आप क्या करते हैं, ठोस का ताप बढ़ाते हैं तो उसके कणों की क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होते हैं, केल्विन होते हैं। मैं वही पॉइंट डिस्कस करूँ जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना है। क्लासेस थोड़ी बड़ी होंगी ताकि कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। पेपर का लेवल इजी आए या मॉडरेट आए, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके। अब एक ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। क्या होती है सब्लिमेशन की प्रोसेस, जब कोई पदार्थ को गर्म करें तो गर्म करने पर ठोस से क्या हो जाए, सीधे गैस में परावर्तित हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सामान्यतः अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में परावर्तित होते हैं। जब द्रव को परावर्तित गर्म करते हैं तब वो गैस में परावर्तित होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परावर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आप पारा को आप गर्म करिए तो पारा को गर्म करने में पारा सीधे गैस में परावर्तित हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। इसके आगे के पॉइंट, गलनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, बादल बनने की प्रोसेस क्या होती है, और जो पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतने सारे पॉइंट्स के नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिए।